Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform initiated by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. As you know very well that we have starting a free course for you for AMU, BTech, JEE Maths or NEET CUET. Let me introduce myself before starting the class. I am Mohammed Talha, your chemistry mentor. I am pursuing PhD from Aligarh Muslim University. I have 9 years teaching experience for JEE Mains and Advanced. I am also a ex Unacademy educator. So this is the ninth lecture of mole concept for you. Now we are starting this. तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हमने ये लेक्चर एंड किया था, तो यहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ alkaline earth metal is give 14.8 ग्राम ऑफ its nitride. Atomic weight of metal is this. क्या होगा हमको ये बताना. हमको बताना इसका एटॉमिक वेट कितना होगा. तो देखो यहाँ पे आपको पता है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके बारे में कह रहा है. जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल नाइट्राइड फॉर्म करता है. और कह रहा है कि जो मेटल है हमारे पास वो 12 ग्राम है और जो मेटल नाइट्राइड हमको मिला है 14.8 ग्राम है. तो हमको बताना है कि मेटल का एटॉमिक मास कितना होगा, यानी कि एटॉमिक वेट कितना होगा. यानी कि वो सीधा सीधा पूछा है कि कौन सी मेटल हमको यहाँ पे यूज करनी है. तो मेटल के बारे में बताना है कि कौन सी मेटल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे. तो हम कहेंगे कि जो एटॉमिक वेट है मेटल का हमने मान के चला वो x है. तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, पहले मोल्स निकालने. आपको अगर मास दिया है, कुछ भी दिया है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है या मास दिया हुआ है, आपको सीधा क्या है मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है. और उस मोल्स से आप मोल्स को कंपेयर करना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा. बस इतना करना होता है. तो पहले अगर हम इस मेटल के मोल निकालें तो कितना हो जाएगा, 12/x मोल आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे, 12/x मोल. अब क्या है इसमें देखो इतने मोल हैं. देखो अगर हम यहीं से थोड़ा सा कर लेते हैं तो हम कहेंगे इसी से कंपेयर करते हैं. क्योंकि हम बोलेंगे कि 3 मोल ऑफ मेटल गिव व्हाट 1 मोल ऑफ M3N2. तो इसलिए 1 मोल ऑफ मेटल ये क्या देगा आपका 1/3 मोल ऑफ मेटल M3N2. इसीलिए इतने मोल यानी कि 12/x मोल ऑफ मेटल ये हमको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1/3 इंटू 12/x मोल ऑफ M3N2. ये हमको M3N2 के मोल हमको यहाँ से मिल गए. इस मोल से क्या है, हमको इसका मास निकाल लेना. तो हम बोलेंगे मास ऑफ M3N2 क्या हो जाएगा वो हमारा. यहाँ पे इसका पहले जो है मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा जो हमारे पास मेटल नाइट्राइड है. तो मेटल नाइट्राइड का हमको मोलर मास निकालना है. तो इसके लिए देखो आगे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है. देखो यहाँ पे हमने इसी चीज को किया हुआ है कि 3 मोल ऑफ मेटल गिव 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्राइड. कह रहा है 1 मोल ऑफ मेटल गिव 1/3 मोल ऑफ M3N2. आगे कह रहा है कि 12/x मोल ऑफ मेटल की 1/3 इंटू 12/x मोल ऑफ M3N2 जितना हो जाएगा ये 3 चौक 12 तो आपका 4/3 मोल ऑफ M3N2 ये हो जाएगा. x रह गया 4/3, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आएगा x आ जाएगा, ये हमारा x है. ठीक है ना, 4/x मोल M3N2. अब आपको पता है कि हमको मास निकालने के लिए मेटल नाइट्राइड का मोलर मास पता होना चाहिए. तो मेटल नाइट्राइड का जो मोलर मास होगा वो हमारे पास M3 है तो हम बोलेंगे 3m. तो ये हो जाएगा प्लस व्हाट 28 हमारे पास ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको m निकालना है. आप चाहो तो इसको जो है ना x मान लो, क्योंकि हमने यहाँ पे x माना तो हम इसको x भी मान सकते हैं. यहाँ पे हम इसको x मान सकते हैं, ये है. अब यहाँ से मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोल को जो है कंपेयर करना पड़ेगा. तो हम बोलेंगे कि चूंकि 4/3 मोल ऑफ M3N2 की 14.8 अपॉन दिस ये आपका है मोलर मास, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. इसको जब हम सोल्व करेंगे यानी कि 4/3 इंटू 3m प्लस 28 इजिकल्स टू 14.8 ग्राम. तो ये आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40. यानी कि कौन सी रहेगी हमारे पास, जो रहेगी मेटल वो कैल्शियम रहेगी. ठीक है, सिंपल सी मैथ से आपको मालूम होना चाहिए. आपको सिंपल सा है कि आपको दिया गया था मास, उस मास से आपने उसके निकाले मोल्स और मोल्स को दूसरे के मोल से हमने किया कंपेयर किया, और वहां से जो मोल्स हमारे निकल के आए उसको उससे हमने मास निकाल लिया. सिंपल सा फंडा है जो हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं. आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब में हमको ऐसे ही करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
देखो एक ये है, हमारे पास है कि when 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पोलीमराइज एंटायरली to polyethylene, the way of polyethylene formed as per the equation। ये हमारे पास इक्वेशन दिए हुए NC2H4 n मोल ऑफ इथीन के हमको लेने हैं, और इसको जब हमने पॉलीमराइज किया यानी कि थोड़ा सा हीट किया, या हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन किया, तो पॉलीमराइजेशन किया तो हमारे पास क्या बना, CH2 का होल n, हमारा ये चीज बन के आ गई। n मोल ऑफ क्या है हमारा, ये जितने मोल यहाँ थे इतनी मोल का उसका रिपीटेशन हो गया, और ये बना पॉलीइथीन। क्या बना, पॉलीइथीन बना। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुए हैं कि जो हमारे पास इसका मास हमारा कितना होगा, n/2 ग्राम या 100 ग्राम या 100/n ग्राम या 100 n ग्राम। ठीक है, तो देखो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि जितना मास हम कंज्यूम करेंगे उतना ही मास हमको मिलेगा रिएक्शन के अंदर, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने 100 ग्राम हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसका भी क्या मिलेगा हमको, 100 ग्राम ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब आंसर हमारा रहेगा बी, 100 ग्राम रहेगा। ओके, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, और 100 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल, जितना मास हम कंज्यूम करेंगे उतनी क्या मिलेगा, 100 ग्राम ऑफ मास हमको मिल जाएगा, ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड at 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature on heating 24.5 ग्राम of KClO3, और KCl3 का मोलर मास मैंने यहाँ पे लिख दिया 245 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमको ये जो गैस हमको मिल रही है, अगर हम 2KCl3 को डिकम्पोज करते हैं, तो जब हम 2KCl3 को डिकम्पोज करेंगे तो 2KCl बनेगा और आपका 3O2 बनेगा। इस 3O2 का जो ऑक्सीजन हमको मिल रही है, इसी का हमको वॉल्यूम निकालना है, कितना होगा STP पर, ये चीज है। तो अगेन बात वही आ गई, आपको पहले क्या है मास दिया हुआ है, तो मास से आपको निकाल लेना मोल, मोल को मोल से कंपेयर कर लो, वहां से आप उसका वॉल्यूम निकाल लो, सिंपल सा है। तो देखो यहाँ पे 24.5 ग्राम हमारा मास है, इसके मोल हमने निकाल दो 245 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आपका क्या है मॉलिक्यूलर मास है, तो हमारे पास बन जाएगा 0.1 मोल हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। अब यहाँ से इसका जो है आप इसको कंपेयर कर लो, चूंकि 2 मोल ऑफ 2KCl3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ O2, 2 मोल ऑफ 2KCl3 गिव व्हाट 3 मोल ऑफ O2। अब 2 से अगर 3 मिल रहा है तो 1 मोल से हमको मिल जाएगा 2/3 मोल ऑफ O2, इतना मिल जाएगा। अब इतने से इतना मिल रहा है तो इतने मोल से कितना मिलेगा, यानी कि 0.1 मोल से हमको मिलेगा 3/2 इंटू 0.1 मोल ऑफ O2, इतना मिल जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.3/2, ये आ जाएगा। ये जो मोल हमको मिले हैं O2 के मिले हैं। अब इस O2 के मोल को हमको वॉल्यूम ऑफ द गैस से कंपेयर, यानी कि मोल से कंपेयर करना, जिसमें हमको वॉल्यूम निकालना होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ O2 3/2 इंटू 0.1, यानी कि हमारे पास जो मोल होता है, मोल का क्या क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और मोल हमको दिया हुआ है 3/2, यानी कि 0.3/2 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू 22.4/2, ये रहेगा इस तरह से। तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.36 लीटर, कितना आ जाएगा 3.36 लीटर, ये रहेगा। आगे देखो हमारे पास क्या, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ओके, ये कह रहा है कि हमको CO2 का कितना मास मिलेगा जब हम ऑक्टेन का कंप्लीट कंबशन करें, जिसका मास है 570 ग्राम। तो यहाँ पे देखो क्या चीज होती है कि अगर हम C6H18 है, ये ऑक्टेन है, इसको जब हम ऑक्सीजन में कंबस्ट करते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसका जो है लिक्विड लिया है, ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में लिया, और जब तक कहाँ ना जाए कि क्या टेम्परेचर है, हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही मानते हैं, मतलब 100 डिग्री से नीचे ही मान के हम इसको चलते हैं। अगर टेम्परेचर दिया हो, फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है हम इसको वाटर की कंडीशन फिजिकल स्टेट को लेके चलते हैं। अगर 100 से ज्यादा दिया है तो इसका मतलब वो गैसेस फॉर्म में होगा, और 100 से कम दिया तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, एक बात तो ये। लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं दिया, तो आपको क्या है STP की कंडीशन ही मान के चलनी है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में इसको मान के चलना है।
तो अगर हम इसका पहले मोलर मास निकाल रहे हैं तो मोलर मास हमारे पास C8, ये आपका C8 है, ये C8 है, धोखे से हो गया, ये C8 है, C8H18 इज इक्वल टू आपका जब 8 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल, ये रहेगा इस तरह से। और इसके मोल जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 570 अपॉन 114, तो 5 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक मेथड फिर से हम लगाएंगे कि चूंकि 1 मोल ऑफ ऑक्टेन गिव व्हाट, हमको निकालना CO2 का, तो 8 मोल ऑफ CO2 हमको दे रहा है। जब 1 मोल से 8 मोल हमको मिल रहा है तो इसके 5 मोल से हमको मिलेगा 8 इंटू 5 यानी कि 40 मोल ऑफ CO2 मिलेगा। अब हमसे पूछा मास क्या हो जाएगा, तो मोल का वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे मास हमको मिलता होगा, तो हम बोलेंगे कि ये रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा कि अगर हमको मिल रहा है तो मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 40 मोल तो हमारे ये हो गए। इसका जो मोलर मास है CO2 का कितना होता है, 44 होता है CO2 का, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 32 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 44, तो कितना आ जाएगा 1760 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा कि मास ऑफ CO2 हमारा इतना रहेगा। अगला इसने पूछा है कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, SO2 गैसेस फॉर्म में है और हाफ O2 ये गैस है और आपका इससे SO3 बन रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 100 ml हम SO2 का यूज कर रहे हैं, तो कह रहा है एट सेम कंडीशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, यहाँ पे पूछा है कि O2 का कितना मोल हमको चाहिए होगा एंड व्हाट SO3 वॉल्यूम फॉर्म एंड चेंज इन वॉल्यूम। तीनों चीजें निकालनी है कि O2 का कितना वॉल्यूम हमको चाहिए होगा और SO3 का कितना वॉल्यूम हमारा बन के आएगा, और हमें चेंज इन वॉल्यूम भी निकालना होगा। तो रिएक्शन तो हमने यहाँ पे है ही लिखी हुई, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम क्या बोलेंगे 1 मोल से हमको देखो ये इसका है 1 मोल है, इसका हाफ मोल है और इसका एक मोल है। ठीक है, ये चीज है, यानी कि इसके 100 ml, अगर हम इसके 100 ml यूज कर रहे हैं यानी कि इसका भी ये 1 मोल से हमको 1 मोल हमको यहाँ पे जो ये जो चीज है हमको यहाँ पे ये मिल रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि 100 ml हम इसके यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जब इसके 100 ml यूज कर रहे हैं तो इसके आधे यूज कर रहे हैं तो कितने होंगे 50 ml इसके यूज होंगे, और इसके क्या 100 ml हमारे बन के आएंगे। तो ये आ गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो 50 ml इसके चाहिए होंगे, एक तो चीज ये आ गई, और SO3 के कितने बन के आएंगे 100 ml ही हमारे इसके बन के आएंगे, क्योंकि जितने मोल इसके यूज हो रहे हैं उतने इसके हो रहे हैं यूज, तो इस वजह से जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका यूज होगा एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ व्हाट प्रोडक्ट माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम, तो इसका तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो 100 है, ये रहेगा, और अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो 100 इसका है और 50 इसका यूज हो रहा है, तो कितना हो गया 150 हो गया, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ये हो जाएगा -50 ml। ये माइनस साइन का मतलब है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, आप खुद भी देख लो कि 50 यहाँ पे 100 यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन उसकी उससे क्या होती है, उसके खत्म होने की वजह से रुक जाती है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो वही लिमिटिंग रिएजेंट तय करता है कि रिएक्शन कितना आगे बढ़ेगी। जितनी लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट होगी उतनी ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। उसी चीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इट इज द रिएजेंट विच earlier in the reaction क्या बोलते हैं which is consumed earlier in the reaction, whatever the product is formed on the basis of limiting reagent, it is also known as maximum product formed। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कोई सा भी हो और कितना भी हो, सबसे ज्यादा जो अमाउंट बन के आएगा वो इसी के उससे बन के आएगा, बाकी की जब ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन वहां पे रुक जाएगी। ऐसे क्या है, द अदर रिएक्टेंट लेफ्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जो रिएक्टेंट में जो बाकी का अमाउंट बच जाएगा किसी और का, मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है और आपका सी है, इससे क्या बन रहा है डी
और ई बन रहा है। एक बात तो ये, तो अगर मान लीजिए ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो बी और सी हमारा बच जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे हम एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये चीज देखो, व्हेन अमाउंट, मास, मोल या वॉल्यूम ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन, देन वी यूज कंसेप्ट ऑफ व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जब एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपको दिए हो तो वहां पे क्या करेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट यूज करने वाले, एंड टर्न प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखते हैं इसको, एंड फॉर्म प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जब तक रहेगा वो आपका प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा, रिएक्शन आपकी वहीं पे रुक जाएगी। ओके अब आता आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से होगा। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसके दो स्टिक्योमेट्री, इसका 3 है और यहाँ पे इसका 3 है और यहाँ पे 2 है, ऐसे मान लेते हैं। चलो इसका है हमारे पास 3C प्लस 2D, और इसका दो, इसका जो है हमारा क्या मोल है, हो रहा है कि 4 मोल इसका यूज हो रहा है और 1 मोल इसका यूज हो रहा है। तो अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, यानी कि स्टिक्योमेट्री हमारा जो रहेगा वो उसको रिएक्शन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट वाले में जो है ना दिक्कत यही आती है कि हमको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। लेकिन एक दूसरा वाला भी मेथड हमारे पास है, एन फैक्टर वाला, वो हम आगे लेंगे, जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो क्या है, पहली चीज तो ये है कि आपको जो बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी। उसके बाद है डिवाइड the moles of the reactant which their respective stoichiometric coefficient, the least value will give the limiting reagent। तो यानी कि अगर यहाँ पे इसका क्या है कि अगर हम देखें तो इसके मोल हमारे पास ये कह रहा है, डिवाइड द मोल ऑफ रिएक्टेंट विद द देयर रेस्पेक्टिव स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट विद द लीस्ट वैल्यू विल गिव द लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके स्टिक्योमेट्री से इसको, इसके मोल को डिवाइड कर दो तो हमको क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे ये वाला आप देख लो इसको, देखो हमारे पास 48 ग्राम क्या है, कार्बन है, 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, तो हमारे पास CO बन रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि CO का अमाउंट कितना होगा, हमसे पूछा गया है कि CO का अमाउंट कितना होगा, बस ये हमको यहाँ से पता लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है, नंबर 1 हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। तो ये हो जाएगी बैलेंस, क्योंकि C प्लस हाफ O2 एरो CO, यहाँ पे ये क्या हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके मोल निकालो, तो मोल है 48 ग्राम, ये दिया हुआ है, 12 से होगा तो हो जाएगा 4, और 32 इसका अगर हम देखें तो 32 ग्राम ये दिया हुआ है, और आपका 32 इसका O2 का मोलर मास होता है, तो इसका हो जाएगा मोल 1। अब हमको अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए उसके मोल को उसके स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो इसके मोल कितने 4 हैं, तो इसका स्टिक्योमेट्री कितना है, इसका 1 है, तो ये आ गया 1, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4। यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 1 है, और इसका जो स्टिक्योमेट्री हाफ है, तो हाफ से जब हम इसको एक किया डिवाइड और उठ के जब जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो देखो ये आपका 2 है, ये हमारा आ रहा है 4, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, ये रहेगा। अब यहाँ पे जब ये लिमिटिंग रिएजेंट हमको मिल गया कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इस लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमको CO का अमाउंट निकालना है, तो हम बोलेंगे चूंकि हाफ मोल ऑफ O2 गिव व्हाट 1 मोल ऑफ CO, इसीलिए अगर हाफ मोल से 1 मोल मिल रहा है तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 1 मोल से हमको कितना मिल रहा होगा, 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू गिव व्हाट 1/2 into 1 is equals to 2 मोल, 1/1/2 is equals to 2 मोल ऑफ CO, यानी कि 2 मोल मिल रहा होगा। तो इसका अमाउंट निकालना है, तो यहाँ से अगर हमको मोल मिल गया तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास।
तो मास कितना आ जाएगा, आपका मोल है हमारे पास 2 और मोलर मास की बात करें तो इसका होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा 28 ये आ जाएगा। तो 2 8 16 2 4 1 5 56 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 ग्राम आ जाएगा। देखो हमने मोल निकाले, मोल से हमने इसका मास निकाल लिया, इस तरह से किया हुआ है। आगे किया हुआ है, देखो जरा इसको, ये रहेगा हाफ मोल से 1 मोल CO मिल रहा है, तो 1 मोल से हमको ये मिल जाएगा। और इसी का हमने क्या बोला था कि 56 ग्राम हमको यहाँ से 56 ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये मोल है। जब 2 मोल हमको मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे मास ऑफ CO, वो कितना आ जाएगा 2 इंटू और आपका 28, तो कितना आ जाएगा 46 ग्राम। कितना आ जाएगा 46 ग्राम ऑफ CO हमको मिल जाएगा। अब अगर पूछ ले तो आपसे कि एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट कितना होगा, यानी कि जो रिएक्शन में बच गए रिएक्टेंट उसका अमाउंट कितना होगा, तो पहले देखना होगा कि वो एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ है। तो अगर हम फिर से आ जाए C प्लस हाफ O2 एरो CO है, ठीक है, तो इसके जो मोल हमारे खर्च हुए तो 48/12 इज इक्वल टू कितना आता 4, ओके। और इसका हमारा खर्च हुआ था हमारे पास 32/32 इज इक्वल टू 1। इसका 1 मोल हमारा पीछे यहाँ पे बन के आ रहा था और यहाँ पे इसका 4 मोल हमारा बन के आ रहा था, ठीक है। तो हम बोलेंगे चूंकि हाफ मोल O2 रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ कार्बन, ये आ गया, इसलिए अगर हाफ मोल से 4 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से कितना मिल जाएगा हमको, 1 मोल से हमको मिल जाएगा, इसमें अगर मिल रहा है तो 1 मिनट, ये थोड़ी सी गलती होगी शायद ये, क्योंकि अगर आधे मोल से 4 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से हमको मिल जाएगा 4 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, यानी कि 8 मोल में हमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 8 मोल मिल जाएगा। अब ये हमारे पास 8 मोल हमको क्या है कार्बन का हमको चाहिए होगा, ओके 8 मोल चाहिए होगा। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई गड़बड़ है क्वेश्चन में। 4 मोल है, अगर 1 मोल से हमको ये चीज चाहिए तो हमको 1 मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए 1/2, हाँ 2 मोल हमको चाहिए होगा। 2 मोल ऑफ कार्बन, सही, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन जो है आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर हाफ मोल से आधा 4 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से हमको मिल जाएगा 2 मोल, हमको ये मिल जाएगा। अब टोटल मोल इसके कितने 4 है, तो 2 मोल हमारे कंज्यूम हो गए, तो 4 - 2 इज टू 2 मोल हमारे बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बच जाएंगे। अगर पूछे एक तो ये आ जाएगा, फिर पूछे कि जो मिक्सचर हमारा बच गया उसका अमाउंट कितना होगा, तो हमारे पास जो मिक्सचर का अमाउंट ये होगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, बाकी के जो रिएक्टेंट बच गए वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएंगे, उसका अमाउंट, और जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया है वो उसका अमाउंट, दोनों को हमको जोड़ देना है। तो फाइनल जो मिक्सचर का अमाउंट होगा वो होगा हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बन और 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपका जो टोटल हो जाएगा वो 4 मोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 ग्राम P4 यानी कि रेड फास्फोरस रिएक्ट विथ 1.92 ग्राम O2। मास निकालना हमको P4 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी कि P4O10 को हम P2O5 भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका हमको मास निकालना कितना होगा, तो देखो P4 की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो P4O10 बनता है। अब ये भी हमारे पास है, ये भी है, दोनों का मास हमको दिया हुआ है, तो हमको पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल से फिर इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल से हमको इसका लिमिटिंग रिएजेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो 1.2 ग्राम तो 1.24 ग्राम दिया हुआ है, और फास्फोरस का कितना होता है 31 × 4, इसका आ जाएगा 124। तो 124 है तो आपका आ जाएगा 0.01 मोल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे हमारे पास 1.92 और 32 है तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.06 मोल हमारे पास इसके हो जाएंगे। अब इनके मोल को इनके स्टिक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, तो इसका स्टिक्योमेट्री कितना है 1 है, तो 1 से हम करते हैं तो डिवाइड आ जाएगा 0.01 मोल। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 और 5 दूनी 10 यानी कि 0.012 इतना आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला हमारा कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट,
और ये कहलाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। रिमेंबर दिस, ये हमारा कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जब हमको लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो हमको क्या है, इसी से सारी चीजें हमको ये जो है ये चीज मिल जाएंगी। हम बोलेंगे चूंकि 1 मोल ऑफ P4 गिव व्हाट, 1 मोल ऑफ P4O10। ओके, अगर 1 मोल से 1 मोल P4O10 मिल रहा है तो हम बोल देंगे कि 0.01 मोल of P4 give what, 0.01 मोल of P4O10। अब यहाँ पे हमको मास निकालना है तो हम बोलेंगे मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ P4O10, P4O10 इज इक्वल्स टू मोल हमारे पास आ जाएंगे 0.01, और मोलर मास की अगर बात करें तो इसका हमने P4 का निकाला 124, ऑक्सीजन का हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160। तो 160 को इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 और ये 284, कितना आ जाएगा 284। तो आ जाएगा हमारे पास 2.84 ग्राम, कितना आ जाएगा मोल ऑफ P4O10, कितना आ जाएगा P4O10 का 2.84 ग्राम आ जाएगा। आगे किया हुआ है देख लो इसको यहाँ पे क्या हुआ है कि हमको 1 मोल ऑफ P4 गिव 1 मोल ऑफ P4O10, इसलिए 0.01 मोल ऑफ P4 गिव द 0.01 मोल ऑफ P4O4 सॉरी P4O10। ये थोड़ा सा मुझे लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो जाती है। P4O10 है और मास ऑफ P4O10 है 0.01 284, तो 2.84 ग्राम हमारा ये रहेगा। ओके, चलिए आज के लिए काफी इतना, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।